आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मोहब्बत कर बैठे भाग 2। भैया गौरी, देखो ना पापा को क्या हो गया। रजत ने रमन और गौरी को देखा तो उनके पास आकर उनके गले लगकर रोने लगा। धक्का लगने से गौरी को होश आया। अचानक वो पीछे मुड़ी और तेजी से कमांडोज के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर लिफ्ट की तरफ भागी। लिफ्ट से नीचे उतरकर वो कुंवर वीर प्रताप को ढूंढने लगी। जैसे ही पोर्च में उसे कुंवर वीर प्रताप नजर आए, जाते ही उसने कुंवर वीर प्रताप को अपने दोनों हाथों से पकड़कर झकझोर दिया। हत्यारे, मेरे पिता के हत्यारे, तूने मेरे पिता को मार दिया। तूने हमें उनकी शक्ल भी नहीं देखने दी। हत्यारे, तू मेरे पिता का हत्यारे, कहकर उनके सीने पर मुक्के मारने लगी। एक पल को तो कुंवर वीर प्रताप को समझ ही नहीं पाए। वो हक्का बक्का रह गए, मगर उनके कमांडोज ने एकदम से गौरी को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, मुझे अपने पिता के हत्यारे को मारने दो। मैं उसकी जान ले लूँगी। इसने मेरे पिता की जान ली है। गौरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पोर्च में खड़ी भीड़ हैरानी से देखने लगी। क्या बकवास कर रही हो बेवकूफ़ लड़की तुम? हम तुम्हारे पिता के हत्यारे कैसे हुए? हमारे भाई खुद यहाँ पर बेहोश पड़े हैं। उन्हें भी किसी ने गोली मारी है। कुंवर वीर प्रताप ने अपने दोनों हाथ से गौरी के कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, तू हत्यारा है, मेरे पिता का हत्यारा है। तूने तो हमें हमारे पिताजी का अंतिम समय में चेहरा भी नहीं देखने दिया। तू घमंडी इंसान, हत्यारे, मेरे पिता के हत्यारे। गौरी रोते हुए लगातार कहे जा रही थी। उसका अब गला भी बैठ गया था। अचानक वो बेहोश हो गई और गिरने लगी, लेकिन कुंवर वीर प्रताप ने उसे थाम लिया और बाहों में उठाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ तेज कदमों से चल दिए। अगली सुबह कुंवर सूर्य प्रताप को होश आ चुका था और वो इस समय अपने पिता और भाइयों के साथ अपने प्राइवेट वार्ड में लेटे हुए थे। आपके कमांडोज कहाँ हैं? उनके पिता श्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। उन्हें तो हम लाए ही नहीं थे। हम तो 4 सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ आए थे। कुंवर सूर्य प्रताप कमज़ोर आवाज़ में बोले। क्या आप बिना कमांडोज के यहाँ आए? पिताश्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह चौंके। हमें समझ में नहीं आता कि आपको पता है हमारे इतने दुश्मन हैं, हमेशा हम उनसे घिरे रहते हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखना चाहिए था क्या? होटल में पहुंचने से पहले किसी को भेजकर वहां के हालात नहीं समझने चाहिए थे क्या? जबकि हमेशा तो ऐसा ही होता है। इस बार ये चूक क्यों हो गई आपसे? पिताश्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह गुस्से में बोले। पिताश्री, आप शांत हो जाइए। ये समय गुस्सा करने का नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। ये एक सबक है हम सब के लिए, कुंवर वीर प्रताप ने कहा। अरे कृष्ण कुमार राव का क्या हाल है? कुंवर सूर्य प्रताप ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। कृष्ण कुमार राव का नाम सुनते ही कुंवर वीर प्रताप चौंकते हुए बोले, आप उन्हें कैसे जानते हैं? अरे भाई, वो यहाँ इंदौर में हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर हैं। क्या आपको नहीं मालूम? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम होगा? आप तो अभी यूएस से लौटे हैं और अपनी ही धुन में हैं, पिताश्री ने कहा। ओह, उनकी डेथ हो गई। काफ़ी गोलियां उनके सीने के आसपास लगी थी, इस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए। कुंवर वीर प्रताप सीरियस होकर बोले। ओ माय गॉड! सूर्य प्रताप का चेहरा अजीब सा हो गया। वो भी दुखी हो गए। हमने उन्हें होटल में मिलने के लिए बुलाया था और वो हमसे पहले ही आ गए थे, सूर्य प्रताप सिंह ने कुछ देर बाद कहा। शायद इसी वजह से वो लड़की हमें हत्यारा कह रही थी कि हमने उन्हें उनके पिता से मिलने नहीं दिया। कुंवर वीर प्रताप मन ही मन सोच रहे थे और दुखी हो रहे थे। अब उन्हें पश्चाताप हो रहा था। हम अभी आते हैं, इतना कहकर वो उठे और तेज़ कदमों से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही उनके कमांडोज उनके पीछे पीछे भागने लगे। कृष्ण कुमार राव का शव अभी हॉस्पिटल के मॉर्चरी में ही था और उनका परिवार हॉस्पिटल के अहाते में बैठा उनके शव को ले जाने का इंतज़ार कर रहा था। श्रीमती राव, उनके दोनों बेटे रमन और रजत, बेटी गौरी, सभी के चेहरे गमगीन थे और उन सबकी आंखों से आंसू बार बार निकल रहे थे, जिन्हें वो रुमाल से बार बार पोंछ लेते। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। चुपचाप एक दूसरे को देखते, फिर निगाहें शून्य में गड़ा देते। वो चुपचाप से आगे बढ़े और गौरी के सामने जाकर खड़े हो गए। गौरी ने जब निगाहें उठाकर देखा, सामने कुंवर वीर प्रताप खड़े थे। उसने एक नफरत भरी निगाह उनके ऊपर डाली और चुपचाप से दोबारा नीचे देखने लगी।
रमन और रजत ने जब उन्हें वहाँ पर देखा तो दोनों जल्दी से वहाँ पर आ गए। अब मेरी बहन ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप दोबारा उसके पास आए हैं? रमन ने कठोर शब्दों में कहा। हालांकि रमन अभी सिर्फ 22 साल का था, इसके बावजूद भी अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए जी जान से हाजिर था। उसे तो कल ही बड़ा बुरा लग रहा था कि उसकी बहन के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया। उसका बस चलता तो वो उनका मुंह नोच लेता, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं था। उन तक पहुंचने के लिए पहले उनके कमांडोज से लड़ना पड़ता। बस यहीं पर हार गया था और उसे विनम्रता से काम लेना पड़ा था। हम माफ़ी मांगने आए हैं, को वीर प्रताप ने धीरे से कहा। आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है, गौरी गुस्से में बोली। शांत हो जाओ छोटी, रजत ने कहा। हमें नहीं मालूम था कि आपके पिताजी हमारे एम्प्लॉय थे। उनकी जान ड्यूटी आवर्स में गई है, इसीलिए हम उनके जगह पर आप में से किसी एक को जॉब देंगे और जो भी संभव होगा हम मदद के लिए तैयार हैं, को वीर प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर रमन को पकड़ा दिया। आपकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, चले जाइए यहाँ से। आपने तो हमें पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए, हम पर यकीन ही नहीं किया। हम आपसे नफरत करते हैं, दूर हो जाइए हमारी नज़रों से, गौरी फिर चिल्लाई। छोटी, शांत हो जाओ, वो हमसे बड़े हैं और पापा के एम्प्लॉयर भी हैं, उन्हें बात करने दो, रमन ने कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। आपके पिता की अंत्येष्टि का सारा भार हम उठाएंगे और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, कौर ने दोबारा कहा और वहाँ से चले गए। पूरे सम्मान के साथ कृष्ण कुमार राव का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे समय में कुंवर वीर प्रताप, उनके पिता श्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह, चाचा श्री और उनके चचेरे भाई और ऑफिस के सभी लोग मौजूद रहे। स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव कुंवर सूर्य प्रताप के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे। भले ही उनसे पोस्ट में बड़े फाइनेंस मैनेजर मिस्टर देसाई भी कंपनी में थे, मगर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह एवं कुंवर सूर्य प्रताप सिंह कृष्ण कुमार राव पर ज़्यादा मेहरबान थे और उन्हीं पर अत्यंत विश्वास भी करते थे। कुंवर सूर्य प्रताप या कुंवर विक्रमादित्य प्रताप जब भी इंदौर आते तो वह कृष्ण कुमार राव को ही अपने साथ रखते थे। इसीलिए इस बार भी कुंवर सूर्य प्रताप ने उन्हें होटल में मिलने के लिए बुलाया था। शमशान घाट में सभी के चले जाने के बाद भी वहां पर वीर प्रताप सिंह खड़े हुए थे अपने कमांडोज और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। रमन और रजत जलती हुई चिता की तरफ देखते हुए नम आंखों से अपने पिता को याद कर रहे थे। कुंवर वीर प्रताप धीरे धीरे चलते हुए रमन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रमन ने मुड़कर देखा और कुंवर वीर प्रताप को अपने करीब पाकर उसकी आंखों से आंसू तेजी से बरसने लगे और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कुंवर वीर प्रताप ने रोते हुए रमन को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना देने लगे। मत रोइए, धीरज रखिए। अब पापा की जगह पर आप दोनों भाई हैं, माँ और बहन को संभालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। अपने आप को मजबूत बनाइए। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अच्छे इंसान को वो अपने पास जल्दी बुला लेते हैं। हमारे पिताश्री और भाईश्री उन पर अटूट विश्वास करते थे। वो बहुत ही मेहनती थे। हमें अफसोस है कि हम मामले को समझ नहीं पाए और हमने आपकी बहन के साथ बुरा बर्ताव किया। असल में हम भी उस वक्त बहुत परेशान थे। हमारे बड़े भाई को गोली लगी थी। हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना था और हम उस वक्त हमला करने वाले को ढूंढने के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दे रहे थे। हमें क्षमा कर दें। कुंवर वीर प्रताप सिंह रमन को अपने सीने से लगाए कह रहे थे। रजत भी अपने भाई रमन की पीठ से चिपक गया था और वो भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। कुंवर वीर प्रताप का एक हाथ रजत की पीठ पर था और एक हाथ से रमन के सर को सहला रहे थे। ये दिल को झकझोर देने वाला दृश्य था। कुंवर वीर प्रताप के लिए यह स्थिति बहुत ही झकझोर देने वाली थी। पहली बार वो ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे। काफ़ी देर तक रो लेने के बाद जब रमन को कुछ हल्का महसूस हुआ तो वो कुंवर वीर प्रताप की बाहों से निकल गया। तभी उसने महसूस किया कि रजत भी उसके पीठ से चिपका हुआ है और रो रहा है। उसने अपने भाई को अपने सीने से लगा लिया और रूंधी आवाज़ में सांत्वना देने लगा। सर, अब चलें क्या? यहाँ पर कोई नहीं है। आपका ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं, कुंवर वीर प्रताप के कमांडोज के हेड ऑफिसर ने कहा। हाँ, चलते हैं, उन्होंने कमांडोज से कहा। फिर दोनों भाइयों की तरफ मुड़कर बोले, चलिए वापस चलते हैं, चिता भी अब ठंडी होने लगी है। दोनों भाइयों ने आखिरी बार अपने पिता की चिता की तरफ देखा।
दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर कुंवर के साथ चलने लगे। आइए कार में बैठिए, कुंवर वीर प्रताप ने कार के पास पहुंचकर कहा। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, दोनों भाई एक साथ बोले। कैसे जाएंगे, आपके पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है और फिर शहर यहाँ से बहुत दूर है। चलिए कार में बैठिए। इतना कहकर उन्होंने कार का डोर खोला और रमन को अंदर बैठा दिया। दूसरी तरफ से कमांडो ने कार का डोर खोला को वीर प्रताप ने रजत का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले जाकर बैठा दिया। खुद आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गए। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर वहां से निकाल दी। पिताश्री, क्या हमें स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव के बड़े बेटे को बुलाकर जॉब नहीं देना चाहिए? कुंवर वीर प्रताप ने अपनी टेबल पर बिखरे स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव की फाइल को देखते हुए कहा। बिल्कुल देना चाहिए। वैसे तो हमारी कंपनी में पेंशन देने का कोई सिस्टम नहीं है, पर हमने सोचा है कि हमारे अपने पर्सनल खर्चे में से उनकी पत्नी को हर महीने एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में दी जाए। क्या ख्याल है आपका? नौकरी तो उनके एक बेटे को उसकी योग्यता अनुसार ज़रूर देंगे, या जो भी काम करना चाहे, पिताश्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने कहा। आपने बहुत सही सोचा है पिताश्री, फिलहाल हम उनकी यही मदद कर सकते हैं। बाकी जो उनका ईपीएफ का अमाउंट है जो उनको मिलना है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हमारा एक सजेशन है, अगर आप सही समझें तो। कहिए, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? आप किसी से कहकर पता करवाएं कि उनके पास उनका अपना मकान है या किराए पर रहते हैं। यदि किराए पर है तो उन्हें एक फ्लैट या मकान या ज़मीन कुछ भी दिया जा सकता है, और किस एरिया में चाहते हैं वो भी पूछ लें। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने कहा। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम अभी मैनेजर से कहकर इसके बारे में आगे की कार्रवाई करते हैं, पिताश्री ने कहा और टेबल पर रखे बेल को पुश कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ पर एक चपरासी आ गया। उसे मैनेजर को बुलाने को कहा। उनका इंतज़ार करने लगा। इधर दरवाजे पर कॉल बेल की आवाज़ सुनकर श्रीमती राव ने कहा, बेटा ज़रा देख तो दरवाजे पर कौन है। कौड़ी दरवाजे पर आई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने एक व्यक्ति खड़ा था। कहिए, किससे मिलना है आपको? क्या काम है? गौरी ने पूछा। जी, मुझे कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने भेजा है, मैं उनके ऑफिस से आया हूँ और ये लेटर लाया हूँ, उसने कहा और एक लिफाफा आगे बढ़ा दिया। गौरी ने लिफाफा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसे तो कुंवर वीर प्रताप सिंह का गुस्से से भरा चेहरा नजर आ रहा था। गौरी की आंखों में भी नफरत की लहरें साफ नजर आ रही थी। वो उस लिफाफे को लेना नहीं चाहती थी। तभी श्रीमती राव वहां पर आई। उन्होंने वो लिफाफा अपने हाथ में ले लिया और उस आदमी को शुक्रिया कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं, लिफाफा लेने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर तुम्हारे पापा ने अपनी सारी ज़िंदगी वहीं पर काम किया है, और तो और उनकी मृत्यु भी उन्हीं का काम करते हुए हुई है। इसके बदले में अगर वो हमें कुछ देते हैं तो हमें ले लेना चाहिए। आखिर तुम्हारे पापा की कमाई है, श्रीमती राव ने गौरी को समझाते हुए कहा और हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। फिर लिफाफा फाड़कर उसमें से पत्र निकालने लगी। बेटा, इसमें तो इंग्लिश में लिखा है, मैं अच्छे से समझ नहीं पाऊंगी, ज़रा तुम पढ़कर बताओ क्या लिखा है इसमें। गौरी ने हाथ बढ़ाकर वो पत्र अपने हाथ में लिया और पढ़ने लगी। क्या लिखा है इसमें, कुछ तो बताओ। मॉम, वो लिखते हैं कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और हमें एक मकान या ज़मीन भी देंगे, और हमें किस इलाके में मकान या ज़मीन चाहिए उसके बारे में उन्हें बता दें। गौरी ने पत्र का सार बताया। रमन और रजत को आने दो, फिर सलाह करके बताएंगे कि नौकरी पर कौन जाएगा। लेकिन मॉम, दोनों भाई तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर इस जॉब को करना पड़ा तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। अगर रमन भैया जॉब करते हैं तो वो आईपीएस में जा नहीं पाएंगे, और अगर रजत भैया ये जॉब करते हैं तो उनका भी सपना टूट जाएगा और वो भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आप जानती हैं ना, दोनों ने बहुत मेहनत की है अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो फिर क्या करें? मैं तो जॉब नहीं कर सकती इस उम्र में, और अगर कोई जॉब नहीं करेगा तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? जो एक मुश्त रकम मिलेगी उससे कितने दिन गुजारा होगा? श्रीमती राव ने चिंतित होकर कहा। मॉम, मैं जॉब करूँगी। वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन का ये आखिरी साल है, बस एग्ज़ाम ही तो देना है मुझे अब अगले महीने। उसके बाद मैं फ्री हूँ तो मैं करूँगी जॉब, गौरी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अरे बेटा, तू तो इतनी छोटी है अभी, तुझे कहाँ समझ।
श्रीमती राव कुछ कहने वाली थी, तभी गौरी ने उन्हें आगे से कुछ कहने से रोक दिया। मॉम, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि कुछ ना समझ सकूँ। मैं अपने भाइयों के सपने को नहीं टूटने दूँगी। मेरा एक भाई कलेक्टर बनेगा और एक भाई पुलिस ऑफिसर। दोनों ने अपने सारे एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए हैं, बस अब उनका आखिरी इंटरव्यू होना है। उनका ये सपना ज़रूर पूरा होगा और आप भाइयों से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। उन्हें अपने कोचिंग में जाने दीजिए। कल मैं पापा के ऑफिस जाऊंगी और बात करके आऊंगी। चाहे तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। गौरी ने एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अपने परिवार के लिए कुछ करने की चाह में उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। और हाँ, दोनों भाइयों के आगे अपने सिर्फ ये कहना है कि गौरी ये जॉब करेगी। वैसे भी उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा अब। आप दोनों अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। ये तुम्हारी मॉम का फ़ैसला है। आप ऐसे बोलेंगी, ध्यान रखिएगा, गौरी ने श्रीमती राव को समझाया। श्रीमती राव उसके चेहरे को देखे जा रही थी। कितनी बड़ी हो गई है लड़की, कितनी समझदार हो गई है ये। कितनी अजीब बात है, छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है, भाइयों के करियर की चिंता कर रही है। इसीलिए कहते हैं बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। कौन कहता है कि बेटियां बोझ होती हैं? वो लोग तो खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। श्रीमती राव जितना सोचती जा रही थी, उससे भी ज़्यादा प्यार उन्हें उस पर आ रहा था। वो उठी और उन्होंने गौरी को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूम लिया। प्यार बाद में कर लीजिएगा, पहले आप हमसे वादा करिए कि आप वही कहेंगे जो हमने अभी आपको कहा। गौरी ने बड़े लाड से अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा। चिंता ना करो बेटा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही कहूँगी। श्रीमती राव बड़े प्यार से दोबारा उसके माथे को चूमते हुए बोली। अच्छा, तो फिर चलिए इसी बात पर हमें कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम पिलाइए और फ्रेंच फ्राइज़ खिलाइए। भैया लोगों का भी आने का टाइम हो गया है। आइए जल्दी से सब कुछ तैयार करते हैं, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है, पर तुम आराम से करो, मैं अभी बनाती हूँ। इतना कहकर वो गौरी के गालों पर प्यार से एक चपत मारती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। कुंवर सूर्य प्रताप की हालत में अब काफ़ी सुधार आ गया था, लेकिन वो चलने फिरने के लायक नहीं थे। अभी भी बिस्तर पर लेटे रहते थे क्योंकि गोलियां उनके शरीर के निचले हिस्से में ज़्यादा लगी थी। 2 महीने हॉस्पिटल में बिताने के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। उन्हें चॉपर में लिटाकर वापस स्वर्णगढ़ी ले जाया गया। उन्होंने एक नर्स उसी हॉस्पिटल से हायर कर ली थी जो इतने दिनों से कुंवर सूर्य प्रताप की देखभाल कर रही थी। फिलहाल तो कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया था और अब अगले कुछ दिनों बाद ही होना था। विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर रुके हुए थे। कुंवर वीर प्रताप कभी अपनी रियासत में रहते और कभी यहाँ इंदौर अपने ऑफिस में आ जाते थे। रमन और रजत ने जब ये सुना कि गौरी जॉब करेगी तो वो बड़े परेशान हो गए। तुम अभी आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैं जॉब कर लेता हूँ, रमन ने कहा। नहीं भैया, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करिए, मैं जॉब कर लेता हूँ। वैसे भी आपका ये लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर मैं जॉब कर भी लेता हूँ फिर भी मेरे पास अभी 2 साल और हैं, रजत ने कहा। गौरी ने अपनी मॉम श्रीमती राव की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। तुम दोनों अपने अपने इंटरव्यू क्लियर करने की कोशिश करो, समझे? ये मेरा फ़ैसला है कि मेरी बेटी गौरी जॉब करेगी और तुम दोनों अपना इंटरव्यू क्लियर करोगे, श्रीमती राव ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मॉम, क्या ये सही रहेगा कि छोटी बहन जॉब करे? और तुम इसकी चिंता मत करो, वैसे भी अभी ग्रेजुएशन कर ही लेगी, मात्र 2 महीने रह गए हैं, फिर एग्ज़ाम्स ही होना बाकी है बस। और इस समय से जॉब मिल रही है तो कर लेने दो, वरना बाद में जॉब के लिए भटकना पड़ेगा, श्रीमती राव ने रजत की बात काट कर कहा। दोनों भाइयों ने माँ के आदेश के आगे अपना सर झुका लिया, मगर दोनों को अपनी बहन का जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो दोनों माँ के इस फैसले को मानना नहीं चाहते थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। गौरी जल्दी से तैयार हुई और अपनी मॉम को पीछे बाइक में बैठाकर अपने पापा के ऑफिस की तरफ निकल गई। करीब 45 मिनट सफ़र करने के बाद वो अपने पिता के ऑफिस रॉयल फाइनेंस एंड कंपनी पहुंच गई। गौरी ने देखा, ये एक 5 मंजिला भव्य बिल्डिंग है जिसकी 5वीं मंजिल में रॉयल फाइनेंसर्स का ऑफिस है। बाइक पार्क करके दोनों माँ बेटी ऑफिस में रिसेप्शन में पहुंच गए और वो लेटर दिखाया जो उन्हें इस ऑफिस से भेजा गया था। रिसेप्शनिस्ट ने उस लेटर को पढ़ा और उसके बाद उसने किसी को फ़ोन पर इसके बारे में बताया।
रिसेप्शनिस्ट ने कुछ ही देर में गौरी को एक दरवाजे के अंदर जाने का इशारा किया। गौरी अपनी मॉम को लेकर जाने वाली थी कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सिर्फ एक अंदर जाएगा। गौरी ने अपनी माँ को वहीं बैठने का इशारा किया और खुद उस ऑफिस के अंदर चली गई। सामने चेयरमैन की कुर्सी पर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह को बैठे देखकर गौरी ने गुड मॉर्निंग सर कहा। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने सर उठाकर देखा तो सामने एक लड़के को खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो तो सोच रहे थे कि उनके दोनों बेटे में से कोई एक यहाँ जॉब के लिए आएगा, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, बल्कि ये लड़की आई है जॉब के लिए। बैठिए। को विक्रमादित्य प्रताप ने गौरी को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। गौरी उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। हमारा ख्याल था कि आपके दोनों भाइयों में से कोई एक इस जॉब के लिए सामने आएगा। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने बातों का सिलसिला शुरू किया। फिलहाल हम आए हैं उनकी जगह पर। आप हमें जॉब पर रख सकते हैं। हमने 21 साल पूरे कर लिए हैं और ग्रेजुएशन भी 2 महीने में पूरा हो जाएगा। अगले महीने एग्ज़ाम्स हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस बार पास हो जाएंगे। ये हमारा बायोडाटा है। इतना कहकर गौरी ने अपनी बायोडाटा का फाइल टेबल पर रख दिया। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने फाइल अपने हाथ में ले ली और उसके पन्ने उलट पलट कर पढ़ने लगे। फिर कुछ देर बाद बोले, मिस गौरी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि ये जॉब आप क्यों करना चाहती हैं? आपके भाई क्यों नहीं? सर, मेरे दोनों भाई आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और अब उनका सिर्फ इंटरव्यू ही क्लियर करना बाकी है। अगर वो इस जॉब को करते हैं तो उनका आईएएस और आईपीएस का सपना टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो इस जॉब की वजह से मेरे दोनों भाइयों का सपना टूटे और फिर मैं तो ग्रेजुएशन के बाद खाली ही रहूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस जॉब को कर लूँ और अपने परिवार को सपोर्ट करूँ। वेरी गुड, हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए। इतना कहकर कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने इंटरकॉम प्रेस किया तो एक पियोन अंदर आया। मैनेजर साहब को भेजो। जी सर, कहकर पियोन बाहर चला गया। क्या काम कर सकती हैं आप? क्या एक्सपीरियंस है आपको? क्या आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हैं? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। जी सर, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर लेती हूँ और मुझे टैली भी ऑपरेट करना आता है। शेयर ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। गुड। किस स्ट्रीम से कर रही हो ग्रेजुएशन? जी, कॉमर्स स्ट्रीम से। ओके, गुड। हमने अपने मैनेजर साहब को बुलाया है, आप उनसे मिलें और डिस्कस कर लें। वो आपको बता देंगे क्या करना है, कब से ज्वाइन करना है। बाय द वे, आप क्या सोचती हैं कि कब से ज्वाइन करना चाहेंगी? एग्ज़ाम के बाद या पहले ही? जहाँ तक हमारा ख्याल है आप अपना एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद हम आपको जॉब में रख लेंगे। लड़की की रुचि शेयर ट्रेडिंग में है और थोड़ा बहुत जानती है। ये जानकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप गौरी से बहुत प्रभावित नजर आ रहे थे। थोड़ी देर में उनके मैनेजर मिस्टर देसाई वहाँ पर आ गए। कुंवर साहब ने मिस्टर देसाई से गौरी को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हें अपने कैबिन में ले जाकर फर्दर डिस्कशन करने के लिए कहा। काफ़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद गौरी मैनेजर मिस्टर देसाई के कैबिन से निकली और अपनी मॉम की तरफ बढ़ गई। क्या रहा बेटा? श्रीमती राव चिंतित स्वर में बोली। मॉम, उन्होंने कहा है जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे हम यहाँ आकर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फिर, चलो बेटा। जी मॉम, चलिए। इतना कहकर उसने अपनी मॉम का हाथ पकड़ा और दोनों रिसेप्शन से बाहर आकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। महल स्वर्णगढ़ी। कुंवर वीर प्रताप हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने घोड़े मस्तान पर बैठ अपनी रियासत की सीमाओं पर घूमने चले गए थे। उनके साथ उनके अपने कमांडोज थे जो अपनी जीप में चल रहे थे। सीमा के 3 तरफ घूमने के बाद वो वापस अपने महल लौटे और अपने रूम में आकर नहा धोकर वापस डाइनिंग हॉल में आए, जहाँ पर उनकी माता श्री रानी तेजस्वी राजे इंतज़ार कर रही थी। ब्रेकफास्ट करने वालों में अकेले वो ही बचे थे। बाकी सभी तो समय पर अपना ब्रेकफास्ट निपटा कर अपने अपने ऑफिस आ चुके थे। मंझले बेटे कुंवर सूर्य प्रताप अपने बेडरूम में लेटे हुए थे, क्योंकि उनके शरीर के निचले हिस्से में काफ़ी गोलियां लगी थी और ऑपरेशन हुआ था तो वो चलने फिरने के काबिल नहीं थे। हर समय उन्हें लेटे रहना पड़ता था। पत्नी के अलावा उनके कमरे में उनकी सेवा के लिए एक नर्स रहती थी। मातेश्री, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? वीर प्रताप डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे और कुर्सी सरकाकर उस पर बैठते हुए बोले। रानी तेजस्वी राजे, जो इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे उनका इंतज़ार करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा,
जी, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको ब्रेकफास्ट करवाकर हम अपना कुछ और काम देखें। अरे मातेश्री, ये काम तो नौकर भी कर सकती हैं। आपने अपना समय क्यों बर्बाद किया? बाय द वे, पिताश्री कहाँ हैं? आपके पिताश्री ये ऑफिस में बैठे हैं। कोई डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, हम ब्रेकफास्ट करके उनके पास जाते हैं। बहुत ज़रूरी कार्य है उनसे। इतना कहकर कुंवर वीर प्रताप सिंह अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। पिताश्री, आपका काम निपट जाए तो आप हमें बुला लीजिएगा। प्रताप ने ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मोबाइल से अपने पिता को मैसेज सेंड कर दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद कुंवर वीर प्रताप सिंह अपने पिता के ऑफिस के बाहर जाकर बैठ गए और उनके अंदर बुलाने का इंतज़ार करने लगे। कहिए छोटे कुंवर, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह जब अपने काम से निपट गए तो अपने बेटे कुंवर वीर प्रताप से पूछा, हम आपसे गहन कक्ष में चलकर वार्तालाप करना चाहते हैं पिताजी, हमारे साथ आइए। इतना कहकर कुंवर वीर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपनी सीट से उठे और दीवार में बनी अलमारी को खोलकर एक बटन दबा दिया, जिससे अलमारी सरक गई और वहां पर एक दरवाज़ा नजर आया। दोनों बाप बेटे वहां बने उस गुप्त दरवाजे से अंदर घुस गए। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर दरवाजे को वैसे ही सेट किया जैसे पहले था और फिर दोनों आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ एक सुरंग नुमा रास्ता था जो कि कुंवर विक्रमादित्य सिंह के ऑफिस से सीधा उनके बेडरूम के पास बने गहन कक्ष सीक्रेट रूम तक जाता था। दीवारों पर बल्ब लगे हुए थे जिनसे पीले रंग की मध्यम रोशनी आ रही थी। दोनों वहां पहुंचे, एक दूसरे को देखा और फिर वहां पर रखे सोफे पर आमने सामने बैठ गए। हाँ, आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? पिताश्री, दुश्मन का पता लग चुका है जिससे हमला करवाया था। कौन है वो दुष्ट? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह अपने बेटे की बात काट कर बीच में ही बोल पड़े। हमला करवाने वाले हमारे सौतेले दादा महाराज मनु प्रताप जी के इकलौते बेटे कुंवर सुजान प्रताप सिंह जी हैं, यानी कि आपके सौतेले भाई सुजान प्रताप सिंह। उन्होंने ये हमला करवाया है। वैसे तो हमने उन्हें पकड़ लिया है और कैद कर रखा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो हमारी कैद में हैं। अब आगे आपकी आज्ञा का इंतज़ार है कि उनके साथ क्या करना है। अभी भी उनका मन नहीं भरा है हमारा इतना नुकसान करवाने के बाद भी। अब क्या चाहते हैं वो? पिताश्री ने चिंतित और तनिक रोष से कहा। छोटे दादाजी ने अपना सारा कारोबार अपने दामाद के नाम कर दिया है और इनके नाम पर सिर्फ एक महल और कुछ एकड़ ज़मीन रह गई है। लेकिन चाचा जी मनु महाराज जी ने ऐसा क्यों किया? कुंवर विक्रमादित्य सिंह हैरान हो गए। ऐसा इसलिए कि वे सुरा और सुंदरी में डूबे रहते हैं। उन्होंने अपना कारोबार ढंग से नहीं चलाया, जो कमाया सुरा और सुंदरी में फूंक दिया। कारोबार की तरफ ध्यान नहीं दिया, लिहाजा कारोबार डूबता चला गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, इतना तो आपको मालूम ही है। इसीलिए उनकी निगाह हमारे कारोबार में और हमारी संपत्ति पर है। अपना सब कुछ खत्म करने के बाद अब उन्हें कुछ होश आया, मगर अब वो खुद से कमाकर नहीं, हम पर हमला करवा कर, हमें मरवा कर हमारा सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। अपने अपने चाचा को कहाँ पर कैद करके रखा है? कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह ने पूछा। फिलहाल तो उन्हें नीनबाग वाले महल के काल कोठरी में डाल दिया है, कुंवर वीर प्रताप सिंह ने कहा। कोई सबूत है कि उन्होंने ही ये हमला करवाया है? कुंवर विक्रमादित्य सिंह ने पूछा। जी, सबूत तो है, तो फिर पुलिस में क्यों नहीं दे देते आप? पुलिस क्या करेगी पिताश्री? ये ज़मानत पर छूट जाएंगे और सालों साल केस चलता रहेगा। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? वो अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहेंगे जब तक जिंदा हैं, खाना मिलता रहेगा। उन्हें खुला छोड़ देंगे तो वो दोबारा हम पर हमला करने की सोच सकते हैं। लेकिन छोटे कुंवर, अगर किसी को पता चला कि वो हमारी कैद में है, तब क्या होगा? तब और दुश्मनी नहीं बढ़ेगी उनके परिवार से। हमें ये नहीं मालूम पिताश्री कि भविष्य में क्या होगा या नहीं। अगर ये हमारी कैद में रहेंगे और दोबारा से कोई हमला करता है तो हम समझ जाएंगे कि दुश्मन कोई और है। नहीं छोटे कुंवर, उन्हें कैद करना ठीक नहीं है। आप पुलिस में दे दीजिए, क्योंकि अगर वो कैद में रहेंगे तो कभी वहाँ से भाग भी सकते हैं, जो कि हमारे लिए और ज़्यादा घातक होगा। क्यों ना उनका सर काट दिया जाए? पहले तो हमारे रियासत में यही होता था कि दुश्मनों को या फिर विश्वासघात करने वालों को सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। कुंवर वीर प्रताप रोष में बोले। हाँ, तब होता था, अभी भी होता है। जब भी हम पर सामने से हमला करेंगे तो हम भी उन पर सीधा वार करेंगे। लेकिन इस समय वो हमारी कैद में हैं और जिन लोगों ने उनको पकड़ने में आपकी मदद की है, उनको मालूम है कि ये हमारी कैद में है। ये उचित नहीं है।
भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है नहीं मालूम। क्या पता कल को कोई लोच लालच में आकर उनका भेदी बन जाए और उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। पिताश्री ने कहा, फिर क्या करें? क्या उन्हें खुला छोड़ दें उनकी मनमानी करने के लिए? कुंवर प्रताप सिंह एकदम झुंझला गए। शांत हो जाइए छोटे कुंवर, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, उन्हें पुलिस में दे देंगे और साथ में उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि इनसे हमें जान का खतरा है। अगर भविष्य में हम पर किसी किस्म का हमला होता है तो इनको जिम्मेदार समझा जाए। हमें आज़ाद भारत के कानून के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे सरकार हमारे खिलाफ हो जाए। इससे क्या होगा? क्या हम सेफ रहेंगे? वीर प्रताप उसी रोष भरे शब्दों में बोले। हाँ, पुलिस उन पर निगाह रखेगी, वो भी दोबारा अपने पकड़े जाने के डर से हम पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं, कुंवर वीर प्रताप सिंह ने कहा और उठ खड़े हुए। छोटे कुंवर, हम चाह रहे थे कि आप कुछ दिन इंदौर में जाकर रहें और वहाँ का काम समझें। अभी तो हम नहीं जा सकते हैं, कुछ काम बाकी है, उसे ख़त्म करने के बाद ही अगले महीने हम चले जाएंगे। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने जवाब दिया। ठीक है, फिर हम कुंवर अंशुल प्रताप और कुंवर रवि प्रताप को भेज देते हैं। आप जल्दी से अपना काम यहाँ से समेटिए और वहाँ जाकर सब संभालिए। इतना कहकर वो भी उठ खड़े हुए और दोनों पिता पुत्र गहन कक्ष से बाहर आ गए। कुंवर वीर प्रताप सिंह अपने सिक्योरिटी चीफ के साथ बैठे डिस्कशन कर रहे थे। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप उन्हें पुलिस के हवाले करें, सिक्योरिटी चीफ मिस्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा। मगर हमारे पिताश्री नहीं चाहते हैं कि काल कोठरी में इस तरीके से उन्हें बंदी बना दिया जाए। वो चाहते हैं कि उन्हें हम छोड़ दें और पुलिस के हवाले कर दें। एक सलाह दूं मैं आपको, अगर आप बुरा न माने तो। सिक्योरिटी मिस्टर राघवेंद्र ने कहा। क्या सलाह देना चाहते हैं आप? कुंवर वीर प्रताप सिंह ने अपनी दोनों भावें ऊपर करके कहा। आप उन्हें सीमा पर ले जाकर छोड़ दें, उसके बाद हम उन्हें देख लेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, सिक्योरिटी चीफ मिस्टर राघवेंद्र ने कहा। लेकिन हम पिताश्री को क्या जवाब देंगे? कुंवर वीर प्रताप सोच में पड़ गए। हम आपको बताते हैं क्या करना है, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर सिक्योरिटी चीफ मिस्टर राघवेंद्र कुंवर वीर प्रताप के पास चले गए और धीरे धीरे उनके कान में कुछ कहने लगे। वीर प्रताप की आंखें हैरत से फैल रही थी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? उनके मुंह से निकला, क्योंकि छोटी सी उम्र में कुंवर वीर प्रताप एजुकेशन के लिए विदेश चले गए थे और कई साल विदेश में बिताए। इस वजह से वो यहाँ पर होने वाली सियासी उठापटक और दांव पेच से वाकिफ नहीं थे। ना ही वो कभी इन दांव पेचों को पसंद करते थे। वो हमेशा से ही एक सिंपल बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट रहे हैं। अगर बिजनेस के बारे में कोई भी दांव पेच अपनाना हो तो इस बारे में वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा उनका मानना था। वो मन ही मन सोच रहे थे, ऐसा तो फिल्मों में होते देखा है, क्या सच में भी ऐसा हो सकता है? एक बार फिर उन्होंने सिक्योरिटी चीफ की तरफ हैरत से देखा और कहा, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारी प्लानिंग कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है, मिस्टर राघवेंद्र ने कहा। ठीक है, हम आपसे अब तभी मिलेंगे जब आप प्लानिंग कर लेंगे, कुंवर वीर प्रताप ने कहा और दोनों अपने ऑफिस से बाहर निकल गए। गौरी ने नम आँखों से दीवार पर लगे अपने पिता स्वर्गीय कृष्ण कुमार राव की तस्वीर की तरफ देखा, जिस पर आज सुबह ही ताज़े फूलों की माला चढ़ाई गई थी। अपने दोनों हाथ जोड़कर तस्वीर को प्रणाम किया और फिर पीछे मुड़कर अपनी माँ श्रीमती राव के पैरों को छूकर जल्दी से सिर नीचे किए बाहर जाने लगी। वो अपनी माँ श्रीमती राव के आगे अपने आंसू दिखाना नहीं चाहती थी। बेटा रुको, श्रीमती राव ने गंभीर आवाज़ में पीछे से कहा। गौरी रुकी मगर पीछे नहीं मुड़ी। श्रीमती राव पूजा की थाली लिए उसके सामने आई और उसके माथे पर टीका लगाने के बाद अपने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए बोली,
दिल छोटा नहीं करते बेटा, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। आज तुम्हारा पहला पेपर है, अच्छे से करना। जी मॉम, गौरी ने कहा और दोबारा अपनी माँ के पाँव छू लिए। श्रीमती राव ने दही चीनी एक चम्मच में लिया और गौरी को खिला दिया। गौरी ने दीवार पर लटके कीबोर्ड से अपनी बाइक की चाबी ली और बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठ कॉलेज की तरफ निकल गई। आज से गौरी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे और 15 दिन बाद ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे। इसके बाद तो उसे जॉब शुरू करनी ही थी। पिताश्री आइए, जीप में बैठिए और हमारे साथ चलिए, कुंवर वीर प्रताप ने अपने पिताश्री से कहा। कहाँ की तैयारी है छोटे कुंवर? नैनबाग वाले महल में चलते हैं पिताश्री, और चाचा साहब को वहाँ से निकाल लेते हैं, फिर पुलिस के पास चलते हैं। हमारे जाने की क्या ज़रूरत है, आप सारा काम सही कर ही रहे हैं, आप ही चले जाइए। अरे चलिए ना पिताश्री, आप भी मिल लीजिएगा अपने भाई साहब से। इतना कहकर कुंवर वीर प्रताप सिंह हंस पड़े। अरे कैसा भाई, कहाँ का भाई? जो हमारी जान लेने में उतारू हो उसे हम अपने भाई कैसे कह सकते हैं? कुंवर विक्रमादित्य सिंह बड़बड़ाए। उनकी बड़बड़ाहट सुनकर कुंवर वीर प्रताप मुस्कुराए और उनका हाथ पकड़कर अपनी जीप की तरफ ले गए और दरवाज़ा खोलकर उन्हें आगे बैठने लगे। 5 मिनट रुकिए छोटे कुंवर, ज़रा हम आपकी माताश्री से बात करके आते हैं। इतना कहकर कुंवर विक्रमादित्य सिंह वापस अपने ऑफिस में गए और एक फ़ोन नंबर मिलाकर कुछ ज़रूरी बात करने लगे। फ़ोन करने के बाद वो बाहर आए और पोर्च में खड़ी जीप में बैठकर छोटी कुंवर के साथ चल दिए। नैनबाग महल पहुंचकर कुंवर वीर प्रताप ने अपनी जीप पोर्च में रोक दी। 4 सिक्योरिटी गार्ड्स कुंवर सुजान प्रताप सिंह को लेकर ऊपर पोर्च में आए और साथ में खड़ी एक दूसरी कार में बैठा दिया। इनके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं है? पिताश्री ने पूछा। हमें लगा कि शायद आपको बुरा लगेगा, इसीलिए हमने हथकड़ी निकाल दी, कुंवर वीर प्रताप ने कहा। कैसी बात करते हैं आप छोटे कुंवर, अगर कहीं ये भाग गए तो? अरे पिताश्री, ड्राइवर को मिलाकर 4 लोग हैं ना गाड़ी में, वो सब संभाल लेंगे। जैसा आप ठीक समझें वैसा करिए। पिताश्री ने हथियार डाल दिए और चुपचाप खड़े रहे। फिर दोबारा से अपने फ़ोन को निकालकर एक नंबर डायल किया और कुछ दूर जाकर बात करने लगे। आइए पिताश्री, लेट हो रहे हैं, अब जीप में बैठिए, चलते हैं और इन्हें पुलिस थाने में छोड़कर आते हैं, कुंवर वीर प्रताप ने कहा। पिताश्री चुपचाप वापस जाकर जीप में बैठ गए। दूसरी तरफ से कुंवर वीर प्रताप सिंह जीप में बैठे और जीप स्टार्ट करके पीछे पीछे चलने लगे। छोटे कुंवर, आपने ये नहीं बताया कि आपने इन्हें पकड़ा कैसे? पिताश्री, आप तो जानते ही हैं हमारे कमांडोज और हमारे सिक्योरिटी चीफ कितने काबिल ऑफिसर हैं। जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा था उसके मोबाइल को सर्विलेंस पर लगा दिया था और उसमें स्थित जितने भी नंबर थे उन सबको चेक किया गया तो पता चला कि इसमें हमारे चाचा साहब का नंबर भी है। फिर अपने तरीके से पता करते हुए हमारे सिक्योरिटी चीफ मिस्टर राघवेंद्र तय तक पहुँचे और बस पता चल गया उस आदमी की एक बेटी है, उसे चाचा साहब का। इतना कहकर कुंवर वीर प्रताप सिंह रुक गए। आगे कंटिन्यू करिए छोटे कुंवर, पिताश्री गंभीर स्वर में बोले। चाचा साहब का उनसे अवैध संबंध था और उनके पिता, वो आदमी चाचा साहब को पसंद नहीं करता था। जब चाचा साहब ने उसे ज़मीन और रुपयों का लालच देकर उसे अपनी ओर मिला लिया, काफ़ी समय तक उसकी बेटी से अपने संबंध बनाए रहे और इंदौर में धमाका करवा दिया। इसके बाद उसका प्रोग्राम हमारे महल में भी धमाका करने का था। काफ़ी सारा बारूद महल के किचन वाले स्टोर के बगल में बने सोने वाले स्टोर कीपर के बेड बॉक्स से बरामद हुए हैं और वे दोनों गुप्तचर जो महल में घुसे हुए थे उन्हें भी पकड़ लिया गया। बारूद ले जाने वाला काम उन दोनों का ही था। उस आदमी की बेटी को पकड़ लिया गया तो उसने ये सारी बातें उगल दी। कुंवर वीर प्रताप सिंह अपने पिताश्री को सारी राम कहानी सुना रहे थे और जीप धीरे धीरे चला रहे थे। अरे आगे वाली कार कहाँ चली गई? काफ़ी आगे निकल गई शायद, पिताश्री बोले। काफ़ी आगे निकल जाने पर उन्होंने देखा कि कार सड़क के किनारे रुकी हुई है। ड्राइवर कार में ही है,
बाकी तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स और वो आदमी वहाँ पर नहीं है। अरे बाकी लोग कहाँ चले गए? पिताश्री ने कार को सड़क के किनारे देखकर कहा। वीर प्रताप सिंह ने अपनी जीप रोककर ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, बाकी लोग कहाँ हैं? सरकार, उस आदमी ने कहा था कि उसे लघुशंका जाना है, बहुत ज़ोर से आ रही है। हम लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और कार चलाते रहे, मगर वो बार बार रुकने के लिए प्रार्थना करता रहा। अंत में हमने सोचा कि हमारे पास तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो यही किनारे लघुशंका करा देते हैं। यही सोचकर हमने कार रोकी और उसे कार से उतार कर खड़ा कर दिया। तभी उस आदमी ने सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ से गन छीन ली और फायर करता हुआ भाग गया। तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे भागे हैं। पिताश्री कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह और कुंवर वीर प्रताप ने चारों ओर देखा। वहाँ पर खेतों में गन्ने उगे हुए थे। अगर चाचा साहब गन्ने के खेत के अंदर घुस गए होंगे तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। कुंवर वीर प्रताप शून्य में घूरते हुए बड़बड़ाए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उनके हाथों पे हथकड़ी होनी चाहिए थी। आपने सुना नहीं हमारी बात को। पिताश्री गुस्से में बोले और अपना फ़ोन निकालकर साइड में जाकर कुछ बात करने लगे। कुंवर वीर प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़े रहकर सोच रहे थे कि सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र के प्लान में तो चाचा साहब का हाथ खुला होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने चाचा साहब के हाथ खुले छोड़ दिए थे। मगर उसके आगे ये क्या हो गया? उनका तो प्लान था कि रियासत की सीमा के पार जाने के बाद चाचा जी को कार से उतार देंगे और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहेंगे, और पीछे से रास्ते में कहीं सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र के आदमी उन्हें गोली से मार देंगे। मगर चाचा साहब के हाथ खुले होने की वजह से उन्होंने लघुशंका वाला प्लान बनाया होगा और सिक्योरिटी गार्ड्स की गन छीन कर फायर करते हुए भाग गए। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने झट से फ़ोन निकाला और सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र को फ़ोन कर उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बता दी। सर, आप चिंता ना करें, हमने अपने ड्रोन चालू कर रखे हैं, वो कहीं भी जाएंगे छुप नहीं पाएंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है। इतना कहकर छोटे कुंवर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और अपने पिताश्री की तरफ देखने लगे। तो उनसे काफ़ी दूर पर खड़े फ़ोन पर बातें किए जा रहे थे। दोनों पिता पुत्र हक्का बक्का से खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। पुत्र का प्लान फेल हो गया था। छोटे कुंवर, हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि इनके हाथ खुले क्यों हैं। आपको इनके हाथ नहीं खुले नहीं छोड़ने चाहिए थे। कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह दोबारा बोले, पिताश्री क्षमा चाहते हैं आपसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है। कुंवर वीर प्रताप ने धीमे शब्दों में कहा, चलिए अब वापस चलते हैं। आपके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें ढूंढ ही रहे हैं। मिल गए तो ठीक है, नहीं भी मिले तो घर से उठा कर ले आएंगे इस बार, और ये काम हम करवाएंगे। पिताश्री कुंवर विक्रमादित्य सिंह ने गंभीर स्वर में कहा और जाकर जीप में बैठ गए। आप यहीं पर बाकी लोगों का इंतज़ार करें, वीर प्रताप ने ड्राइवर से कहा और अपने जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ जीप स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ गए। श्रीमती राव जी, हमने आपको कंपनी की तरफ से एक पत्र भेजा था कि हमारे कंपनी के मालिक कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह की तरफ से आपके पति की शहादत को ध्यान में रखते हुए आपको एक फ्लैट या ज़मीन कुछ भी दिया जाएगा। आपको किस एरिया में फ्लैट या ज़मीन चाहिए? आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कृपया ये सुनिश्चित करें कि आपको फ्लैट चाहिए या फिर ज़मीन, और किस एरिया में चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप हमें बता दीजिए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। रॉयल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने श्रीमती राव को फ़ोन पर कहा, भाई साहब, अभी मैंने अपने बच्चों से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मेरे तीनों बच्चे अपने एग्ज़ाम्स देने में व्यस्त हैं और फिर मैं भी भूल गई थी। मैं आज शाम ही अपने बच्चों से इस बारे में बात करती हूँ और आपको कल तक सूचित करती हूँ। ठीक है श्रीमती राव, हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। आपसे निवेदन है जितनी जल्दी हो सके आप इस कार्य को करने की कोशिश करें। इतना कहकर फ़ोन कट हो गया। मॉम, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? गौरी ने पूछा, जो पास में ही खड़ी थी। अभी अभी वो एग्ज़ाम देकर लौटी थी। बेटा, पापा के ऑफिस से फ़ोन आया था, उनके मैनेजर का। वो कह रहे थे कि हमने बताया नहीं कि हमें फ्लैट चाहिए या ज़मीन, और कहाँ पर चाहिए। ये भी कह रहे थे कि हम जल्दी से इस बात को तय कर लें कि हमें कहाँ पर क्या चाहिए। मॉम, फ्लैट ही ले लेते हैं और उनके ऑफिस के आसपास ही ले लेते हैं ताकि हमें ऑफिस जाने में परेशानी ना हो। बेटा, मैं ज़मीन के बारे में सोच रही थी। अगर ज़मीन पास में होती है तो हम उसमें कुछ भी उगा सकते हैं, या फिर उससे फार्म हाउस बना देते। जब भी शहर की भीड़ भाड़ से मन भर जाता तो अपने फार्म हाउस में रह लेते।
कुछ समय निकल जाता। सोचना तो आपका बिल्कुल सही है मॉम, लेकिन ये भी तो सोचिए ना, दोनों भाई अपनी जॉब में लग जाएंगे और हम भी अपनी जॉब में होंगे, तो ज़मीन की देखभाल कौन करेगा? आजकल तो मज़दूर मिलने में भी बड़ी परेशानी होती है। मान लीजिए खेतों में कुछ लगा भी दिया तो उसकी देखभाल करने के लिए लगातार वहाँ रहना ज़रूरी होता है। एक नौकर की ज़रूरत होती है जो 24 घंटे वहाँ पर रह सके। हम लोगों में से तो कोई भी वहाँ नहीं रह पाएगा। आप भी अकेले नहीं रह पाएंगी, ना ही हम यहाँ अकेले रह पाएंगे आपके बिना। इसीलिए फ्लैट के लिए हाँ बोल दीजिए, और वो भी उनके ऑफिस के आसपास, जहाँ से रोज़ाना ऑफिस आने जाने में परेशानी ना हो। छोटी सही कह रही है मॉम, फ्लैट के लिए हाँ कह दीजिए, रमन ने अंदर आते हुए कहा। अरे बेटा, तुम दोनों भी आ गए? आज जल्दी नहीं आ गए तुम दोनों? हाँ मॉम, आज कोचिंग जल्दी ख़त्म हो गई, हमारी क्लास की टीचर नहीं आई हैं, इसीलिए जल्दी आ गए, रमन ने जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों के इंटरव्यू का क्या हुआ? कब जा रहे हो इंटरव्यू देने? बस मॉम, अगले महीने ही मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू पास करने के बाद मुझे मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। बस वहाँ से निकलने के बाद आप आईएएस अफसर की बेटे की माँ कहलाएंगी। इतना कहकर रमन ने अपनी माँ को बाहों में ले उनके माथे पर चूम लिया। माँ मुस्कुराई और फिर रजत की तरफ मुड़कर बोली, और तुम्हारा इंटरव्यू कब है? बस भैया के इंटरव्यू के बाद मेरा नंबर है, इसके बाद हम दोनों भाई तो ट्रेनिंग में होंगे, और आप दोनों यहाँ पर अकेली रहेंगी हमारे बिना। रह लेंगी ना? रजत ने माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। क्यों नहीं, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं बेटा। माँ ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरा और फिर बोली, चलो जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। इतना कहकर वो पीछे की तरफ बढ़ गई। लेकिन मॉम, बात तो अधूरी रह गई, आप उन्हें क्या जवाब देंगी, फ्लैट या ज़मीन? गौरी ने कहा। बेटा, तुमने तो अभी खुद ही फ्लैट के लिए कहा है, और वो भी ऑफिस के आसपास, तो फिर मैंने क्या कहना है? यही कह दूंगी जो तुमने कहा है। तो फिर ठीक है माँ, आप उनसे फ्लैट के लिए कह दीजिए, जितनी जल्दी हो सके मिल जाए तो हमारे लिए भी सुविधाजनक होगा, गौरी ने कहा, और अपने रूम में चली गई चेंज करने के लिए। 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि कुंवर सुजान प्रताप सिंह गैंगवार की आपसी मुठभेड़ में गोलियों से छलनी हो गए और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। उनका अपना एक गैंग था जो छोटे बड़े सभी व्यवसायियों से रंगदारी वसूल करता था, ना देने पर उनसे मारपीट करता था। जिन्होंने गोली मारी है वो भाग गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि कुंवर वीर प्रताप सिंह अपनी मुठभेड़ में गोलियों से छलनी हो गए हैं और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है। उनका अपना एक गैंग था जो छोटे बड़े सभी व्यवसायियों से रंगदारी वसूल करता था, ना देने पर उनसे मारपीट भी करता था। जिन्होंने गोली मारी है वो भाग गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। प्रताप ने न्यूज़पेपर हाथ में लिया हुआ था और सोच रहे थे कि गैंगवार का क्या मतलब है। हमारे प्लान के मुताबिक तो चाचा साहब को भागने देना था और फिर पीछे से गोली मार देनी थी, लेकिन ये दूसरा गैंग कहाँ से आ गया? उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र को फ़ोन लगाया और अपने पास आने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र उनके पास आ गए और अभिवादन करके दोनों हाथ पीछे बांधे खड़े हो गए। बैठ जाइए प्लीज़। कुंवर वीर प्रताप सिंह ने उनके अभिवादन के उत्तर में सर हिला दिया और उन्हें बैठने का इशारा किया। थैंक यू कुंवर साहब, सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र ने कहा और कुर्सी सरका कर बैठ गए। सर, आपने आज की न्यूज़ देखी? सिक्योरिटी राघवेंद्र ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, मगर हमें समझ में नहीं आया गैंगवार क्या है, कहाँ से बीच में आ गया? सर, गैंगवार वो होता है। इतना कहकर सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र ने अपने माथे पर एक उंगली इस तरह रखी जैसे वो कुछ सोच रहे हों। वैसे भी उन्होंने शब्द नहीं मिल रहे थे कि गैंग वॉर की क्या परिभाषा बताएं, जो भी कुंवर साहब के सामने फिर बोले। गैंग का मतलब काफ़ी सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, और गैंग वॉर का मतलब 2 ग्रुप का आपस में लड़कर मर जाना किसी चीज़ के लिए, या आपसी झगड़े, या फिर बदला लेने के लिए। इतना तो मालूम है हमें भी, मगर कुंवर वीर प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली और उनके कहे शब्दों को समझने की कोशिश करने लगे। तो आपने पता किया कि वो दूसरा गैंग कौन था? कुंवर वीर प्रताप सिंह ने पूछा। वो गैंग अपने आप को सर से लेकर पैर तक छुपाए हुए थे। अच्छा, अब आप विस्तार से बताएं कि चाचा साहब को कहाँ से पकड़ा गया? कुंवर वीर प्रताप सिंह ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखे और सिक्योरिटी चीफ की तरफ गौर से देखने लगे।
सर, जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमारा ड्रोन चल रहा था ऊपर, तो गन्ने के खेत में घुसने के बावजूद भी ऊपर से हलचल नज़र आ रही थी। हम उन पर नज़र बनाए हुए थे और अपने लोगों को उस ओर जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल गए और रात्रि में कहीं छुप गए। अब रात में तो हमारे ड्रोन काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने ड्रोन रोक दिया था, लेकिन हमारे लोग उनके पीछे पीछे ही थे। अगली सुबह हमने देखा कि एक दूसरा ग्रुप काले कपड़ों में सर से पैर तक ढके हुए कुछ ढूंढ रहे हैं और अचानक उन्होंने कहीं से चाचा साहब को पकड़ लिया और उनसे चिल्लाकर बोले, अपनी जान बचानी है तो तेजी से भागो। और जैसे ही वो भागे उन्होंने पीछे से गोली मार दी। हमें तो गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला। और ये गैंग वॉर की न्यूज़ किसने दी है? वो वीर प्रताप सिंह ने पूछा। हमने तो नहीं दी है, सिक्योरिटी चीफ राघवेंद्र बोले। तो फिर दूसरी पार्टी ने ही दी है, लेकिन वो दूसरी पार्टी कौन हो सकती है जो इनके दुश्मन है? कुंवर साहब ने सिर्फ इतना कहा और सोच में पड़ गए। आइए पिताश्री के ऑफिस चलते हैं, कुंवर वीर प्रताप ने कहा और अपनी कुर्सी से खड़े होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे चीफ राघवेंद्र भी चलने लगे। कुछ मिनट बाद ही दोनों कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह के ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े थे। मैं कम इन? कुंवर वीर प्रताप सिंह ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। यस, कम इन। अंदर से कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह की आवाज़ आई। दोनों अंदर गए और अभिवादन में अपने दोनों हाथ बांधकर खड़े हो गए। आइए बैठिए, हमें आप दोनों का इंतज़ार था, कुंवर विक्रमादित्य प्रताप सिंह बोले। अरे, आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मगर क्यों? कुंवर वीर प्रताप हैरानी से बोले। क्योंकि आज सुबह का न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ ही लिया होगा और ये सूचना देने आप हमारे पास ज़रूर आते, इसीलिए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। जी पिताश्री, मगर हमें समझ में नहीं आया कि चाचा साहब गैंग वॉर में कैसे मारे गए। जानना चाहते हैं आप? पिताश्री ने घूरकर अपने बेटे कुंवर वीर प्रताप की आंखों में देखा। जी पिताश्री, कुंवर वीर प्रताप ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पिताश्री उन्हें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं और उनके बोलने का टोन इतना अलग क्यों हो गया है। जी पिताश्री, कुंवर वीर प्रताप दोबारा बोले। जब हमने देखा कि उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं और वो आज़ाद हैं, तो हमारे माथा ठनक गया। इसीलिए हमने अपने सुरक्षा कर्मियों से बात की और उन्हें चारों तरफ फैला दिए। हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे पीछे भी चल रहे थे, हमारे आगे भी चल रहे थे और उन गन्नों के खेतों के पीछे वाले सड़क पर भी चल रहे थे। लिहाजा अगर वो खेतों से निकलकर पिछली सड़क पर कहीं भागते भी तो उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता। लेकिन कुंवर सुजान सिंह तो गन्ने के खेतों से बाहर ही नहीं निकले और अंदर ही अंदर दौड़ते रहे, सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते रहे। इस वजह से ना तो उन्हें आपके कमांडोज पकड़ पाए और ना ही हमारे। फिर भी दोनों ही सुरक्षा कर्मी और कमांडोज उनके पीछे लगे रहे। वो गन्ने के खेतों के बीचों बीच दौड़ते हुए जंगल की सीमा पर पहुंच गए और वहां पर कहीं छुप गए। मगर हमारे सुरक्षा कर्मी रात भर वहां पर रुके रहे और जंगल के अंदर छानबीन करते रहे। आपके सुरक्षा कर्मी भी उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे। सुबह होते हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और गोली मार दी। लेकिन पिताश्री, क्या ये खबर न्यूज़पेपर वालों को आपने दी है? हाँ, हमने ही ये खबर न्यूज़पेपर वालों को दी है। हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ गांव के 2 लोग भी थे जिन्हें वो जानबूझकर अपने साथ ले गए थे, ताकि वो अपनी आंखों से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है और विटनेस दे सकें कि हमारे अपने लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि वो घास काटने जंगल में गए थे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 गैंग हैं और एक आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। भागते भागते वो आदमी अचानक गिरा और उन्हें गोली लगी और वो मर गया। दोनों गैंग वहाँ से भाग गए और गैंग का हुलिया भी उन्हें बता दिया, जिससे लगे कि वास्तव में कुंवर सुजान सिंह गैंग वॉर में मारे गए हैं। ओ माय गॉड, ये सब आपका क्या कराया था? कुंवर वीर प्रताप सिंह हैरत से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोले। आगे जारी है।